सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन फोर बी इंजीनियर्स। तो आज का जो हमारा डे है, डे सेवन के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैं ये डे कंटिन्यूस डेली डोज आपको दे रहा हूँ। 12 क्वेश्चन की ये एक लेक्चर रहता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम टाइम हमारे जो टेक्निकल एग्जाम्स है वो हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से चालू करते हैं। और आपको ये मेरा डेली डोज का सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, मुझे मोटिवेट करते रहोगे, मुझे मोटिवेशन लगेगा तो मैं और भी ऐसे वीडियोस अच्छे अच्छे आपके लिए बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट एंथैल्पी। क्या होगा आंसर? वीडियो को पॉज करें, मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड्स आप लें और इसका आंसर आप बताएं। तो चलिए मैं इसका आंसर जल्दी से आपको बताता हूँ। देखो, चेंज इन एंथैल्पी की बात कर रहा है, मतलब हम एच को हम एंथैल्पी से डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि हीट को हम ऐसे लिखते थे mc/dt। हीट को mc/dt से हम लिखते हैं, वेयर m इज अ मास ऑफ जो भी आपका सब्सटेंस है, गैस है, c इज अ स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस एंड dt इज चेंज इन टेम्परेचर। तो इससे हम चेंज इन हीट निकाल सकते थे। सेम एंथैल्पी के साथ भी यही है। तो एंथैल्पी का d है, चेंज इन एंथैल्पी, d का मतलब डिफरेंशियल हो रहा, तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू mCp/dt। ये एक फॉर्मूला आपको याद होगा, थर्मोडायनेमिक का बहुत आसान फॉर्मूला है। तो चेंज इन एंथैल्पी का ये फॉर्मूला होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी du का फॉर्मूला ये होता है mCv/dt। दोनों में अंतर दिख रहा है? क्या अंतर है? यहाँ पे Cp है, यहाँ पे Cv है। क्लियर है? तो Cp का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पूछा गया था RBJ 2015 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन, अब हम वहाँ पे कुछ अगर ऑप्शन नहीं होता तो कुछ भी हम भर सकते थे, बट ऑप्शन है और वो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम एंड द यूनिट इज। ठीक है, यूनिट क्या है? एंथैल्पी की यूनिट क्या होती? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है एंथैल्पी? देखो, प्रॉपर्टी जनरली क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो पॉइंट फंक्शन होगा। ठीक है, जो भी उसके PV/T डेंसिटी है वो पॉइंट पे डिपेंड कर रहे होंगे, वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होगा। ये होता है हमारा प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। ठीक है, अब प्रॉपर्टी में दो आता है, एक आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक आता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो इंडिपेंडेंट हो किस पे? मास और साइज पे। बट एक्सटेंसिव में मास और साइज पे डिपेंड होने वाले प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज का मतलब क्या हुआ? और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम? एंथैल्पी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आंसर जो हम होगा हमारा, ये फोर्थ आंसर होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द SI यूनिट और यूनिट ऑफ एंथैल्पी इज kJ/kg। बट क्यों इंटेंसिव एंथैल्पी होगा? देखो, इंटेंसिव एंथैल्पी का इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर भी होता है, इसमें प्रेशर भी होता है, जो मास और साइज पे डिपेंड ना करे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक कमरा लिया, ठीक है, अभी ये हमारा रूम हो गया, इस रूम का 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इस कमरे को मैंने ऐसे छोटे छोटे इतने पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो हर एक पार्ट में मैं पूछ दूं इस पार्ट का टेम्परेचर क्या होगा, क्या चेंज होगा? इस पार्ट का भी टेम्परेचर तो 22 डिग्री सेल्सियस होगा।
इस पार्ट का पूरे का प्रेशर अगर देखा जाए एयर है इसमें तो 1 atm प्रेशर है। तो मैंने इसको 10 पार्ट में बांट दिया और पूछा कि वो बताओ उस कोने वाले पार्ट के में क्या प्रेशर है, वो भी तो 1 atm होगा ना। तो मतलब साइज चेंज करने पे, पहले साइज बड़ा था, साइज चेंज करने पे कोई अंदर नहीं आ रहा, जो जैसा पहले था वैसा ही है। तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज। तो वैसे ही एंथैल्पी का भी केस है, ठीक है। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क आउटपुट। तो एनर्जी की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मार्क किया और ऐसा यूनिट जो होता है किलो जूल पर केजी। ओके गाइस, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है, इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर कांस्टेंट, एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर और टेम्परेचर। देखो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सा टर्म कांस्टेंट होता है। तो बहुतों ने आंसर बता दिया होगा कि एंथैल्पी होता है, मैं बताऊंगा अभी क्यों होता है, ठीक है। बट यही क्वेश्चन को दो तरीके से और पूछा जाता है। क्या क्या वो तरीका है, एक तो पूछ देगा इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस व्हाट इट, मतलब क्या होता इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, तो आप मारोगे एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। ऐसे इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। तो जब भी थ्रॉटलिंग का कोई टर्म आए, थ्रॉटलिंग का कोई टर्म आए तो मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, H1 इज इक्वल टू H2 कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा ये ऑरिफिस हो गया, ऑरिफिस मीटर जानते हो ना, इसमें से अगर कोई मेरा फ्लूइड जा रहा है, जब कोई फ्लूइड इसमें से पास होता है, पास होने के बाद इधर से फ्लूइड निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो देखो कर्व शेप है, नोजल टाइप का है ऐसा, ये पार्ट नोजल टाइप का ऐसा है। तो यहाँ पे SFEE इक्वेशन के हेल्प से आप इसको बता सकते हो। SFEE इक्वेशन के हेल्प से आप कह सकते हो फॉर थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी विल बी कांस्टेंट। क्या होता है SFEE इक्वेशन, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। SFEE इक्वेशन का मतलब होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम के लिए बनाते हैं, मतलब ओपन सिस्टम के लिए एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे उसमें जिस भी चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, मास का हो रहा है, उसके लिए एक इक्वेशन बन कर आता है, ठीक है। ऐसा कुछ याद दिला दे रहा हूँ, अगर भूल गए हो तो ऐसा, ये 0.11 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो यहाँ से जो भी एंटर क्या क्या यहाँ पे कुछ जो भी होगा P1 होगा, ठीक है। एंथैल्पी H1 होगा, वेलोसिटी यहाँ की फ्लूइड जो अंदर जा रही होगी C1 वेलोसिटी होगा उसकी, वैसे ही P2 होगा, H2 होगा, V2 होगा, वॉल्यूम 1 होगा, यहाँ वॉल्यूम 2 होगा, स्पीड होगा इसका। तो इससे जो मिलकर जो SFEE स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बनता है वो बनेगा H1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस 1/2, यहाँ पे G होगा C2 का स्क्वायर अपॉन G प्लस GZ2 प्लस वर्क। ये इक्वेशन जाकर हमारा फाइनल इक्वेशन जाकर बनता है, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ये जी नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारा ऐसे इस सारे टर्म्स को लेकर बनता है। तो थ्रॉटलिंग में क्या हो रहा है, तो थ्रॉटलिंग में क्या होगा कि कोई पाइप होगा, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा ऑरिफिश मीटर या वेंचुरी मीटर लगा होगा, यहाँ से जब हमारा फ्लूइड पास हो रहा होगा, तो जब फ्लूइड पास हो रहा होगा तो वेंचुरी मीटर या नोजल केस में, तो क्या नोजल, ये जो हमारा ये डेटम हाइट है, ये Z1 हो गया, ये हाइट Z2 है, तो देखो कि दोनों सेम है, तो हमारी ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा तो हीट भी नहीं होगा, ठीक है। और वर्क डन की बात है तो वर्क डन तो कुछ होगा नहीं नोजल में, तो वर्क ये भी 0 हो गया, ठीक है। बचेगा ये टर्म और ये टर्म,
ठीक है, ये दोनों टर्म बचेगा, मतलब H1 प्लस C1 का स्क्वायर अपॉन 2 H2 प्लस C2 का स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। यहाँ पे C1 स्पीड है, तो जो स्पीड है यहाँ पे तो एंथैल्पी के मुकाबले, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड है एंथैल्पी के मुकाबले बहुत कम होता है। Therefore H1 इज इक्वल टू H2। तो हम कह सकते हैं कि H विल बी कांस्टेंट फॉर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटल ही हो रहा है ना यहाँ पे। बस यही था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन 4 देखिए। ऑन अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम the process line PV power n is equal to C as the value of n increases will come closer to y axis। तो अगर वैल्यू ऑफ n इंक्रीज होगा तो जो प्रोसेस की लाइन बनेगी क्या वो y एक्सिस, मतलब ये वाला y एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है। तो जो PV पावर n इज इक्वल टू इफ n विल बी इंक्रीजेस, तो n की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हमारा जो प्रोसेस की लाइन है वो क्या क्लोजर टू y एक्सिस आएगा, क्लोजर टू z एक्सिस होगा, या इंक्लाइंड होगा x एक्सिस से 45 डिग्री पे, या इंक्लाइंड होगा 45 डिग्री पे y एक्सिस से। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गेट 2018 में पूछा गया था। सबसे पहले अपन बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर होता है कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट का लाइन बनाओ, ये पॉइंट लेता हूं मैं, यहाँ से बनाता हूँ दिस इज प्रेशर कांस्टेंट लाइन। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। प्रेशर कांस्टेंट 0 हो जाएगा पूरा टर्म आइसोबैरिक केस में। क्लियर है। अब देखो, अब हम देखते हैं आइसोथर्मल के केस में। ओके, आइसोबैरिक हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट का देख लेते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो n की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया मतलब Vn इज इक्वल टू C चाहिए तो n को इन्फिनिटी होना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो n इन्फिनिटी हो जाएगा, V का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा तो मीन्स V विल बी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो V वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये बनेगा, तो इसके लिए n की वैल्यू जो होगी इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे कि n की वैल्यू 0 से बढ़कर n की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, मतलब n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो y एक्सिस के क्लोज आता जा रहा है। y एक्सिस के ये लाइन y ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, क्लोज आता जा रहा है। तो पहला आंसर सही होगा। तो मैंने आपको दो आइसो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट से ही आपको बता दिया बना के। ठीक है, अब बीच में और होते हैं, एक और होता है ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 होती है, यहाँ n की वैल्यू गामा होती है, यहाँ n की वैल्यू क्या बोला जाए तो n होती है। दिस इज फॉर गामा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ऐसा डायग्राम बनता है। तो हो गया हमारा आंसर, हम ये दो के हेल्प से डायरेक्ट बता दिए, कम क्लोजर टू y एक्सिस, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द वर्क डन बाय गैस, गैस पर अगर वर्क डन हो रहा है किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिसिटी ऑफ गैस ओनली, एक्सपेंशन रेशियो ओनली, एडियाबैटिक इंडेक्स या बोथ ए एंड बी। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन पूछ रहा है, किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है हमको ये पता होना चाहिए। तो देखो, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसको और PV इज इक्वल टू MRT होता है, ये भी देख लिया। क्लियर है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये टर्म हो जाएगा 0, मतलब PV हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ वर्क डन क्या होता है, PdV, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंजिंग वॉल्यूम इज कॉल्ड वर्क डन हो जाएगा। तो P की जगह पे C/V पुट कर देंगे, और ये dV और प्रोसेस वर्क डन फॉर 1 से 2 प्रोसेस पे। ठीक है,
सी हमारा बाहर निकल जाएगा, dv अपॉन v हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ln v2 अपॉन v1, वर्क डन फॉर प्रोसेस 1 से 2। फॉर्मूला हमारा क्या है आइसोथर्मल का, ये फार्मूला आ गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप देखोगे वर्क डन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, तो अब सी की जगह पे आप पीवी पुट कर सकते हो, यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, ln v2 अपॉन v1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इन आईसी इंजन v2 अपॉन v1 इज एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है। तो एक्सपेंशन रेशियो v2 upon v1 is called the expansion ratio only. So in isothermal expansion the work done by gas depends on work done by gas की बात कर रहे हैं, गैस की बात करने लगे ना, तो डिपेंड्स ऑन एक्सपेंशन रेशियो ऑफ दिस। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना वर्क डन आपको अच्छा मिलेगा। ज़्यादातर हमारा इस वैल्यू पे डिपेंड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दो। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग विच ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नॉट चेंजेस, एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर और टेम्परेचर। आई थिंक क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया था एंथैल्पी, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी H1 और H2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, इट मीन्स इट विल बी कांस्टेंट। तो किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एंथैल्पी की। आसान क्वेश्चन था, ओके बहुत आसान क्वेश्चन है, चुटकी बजाते ही आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2014 में पूछा गया था और भी बहुत जगह पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड, डिफरेंस बिटवीन माइनस हो रहा है, हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर। क्या आंसर होगा, वीडियो पॉज करो, सोचो और बताओ। जिस पर मैंने मार्क किया है उस टर्म को थोड़ा ध्यान से सोचना, टू द, बाय द। आप सोचो इसका आंसर क्या होगा। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि मास का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम, कि सिस्टम में आप हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव हो रहा है, सिस्टम से हीट निकल रहा है तो हम कहते हैं भाई यार हीट लॉस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन जो वर्क डन हो रहा है वो सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ऑन द सिस्टम लिखता तो हम DW को माइनस में लेते, बट हमारा सिस्टम से वर्क मिल रहा है तो पॉजिटिव वर्क मिल रहा है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें DQ माइनस DW तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको और देखते हैं। तो न्यूटन्स थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ कहता है कि नेट अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन, ठीक है, कहता है। ये तो सही है, बट इसको और मॉडिफाई करके बाद में बनाया गया कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी भी कुछ हो गए बॉडी के, क्योंकि मॉलिक्यूल लेवल पे रिसर्च होने लगा था, इंटरनल एनर्जी भी होंगे और वर्क डन जो हो रहा है वो हो ही रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, DU के इक्वल। तो ऑप्शन इंटरनल एनर्जी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। क्या होगा, तो इससे पहला क्वेश्चन हम आई थिंक हमने देखा था, या दूसरा क्वेश्चन देखा था कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू mCp dt, और वहीं मैं बताया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू mCv dt।
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी का चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है। 8th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द पीवी डायग्राम ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो फॉर्मूला होता है पीवी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए जो पीवी डायग्राम बनता है वो इन चारों में से कौन सा है, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पीवी, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, मतलब ये जो है ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब आइसोमेट्रिक है प्रोसेस है, तो ये भी कैंसिल। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी होता है, तो टी जीरो कांस्टेंट हो जाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये है। ठीक है, उसमें को वैसे भी कुछ लिखा नहीं है, तो तीनों को आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप बता पाओगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसएससी जेई 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल्स द वर्क डन, तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन हो रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस, तो क्या होगा इसके लिए, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस में। नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब हो जाएगा आपका क्लोज्ड सिस्टम की हम बात करें। नॉन फ्लो, फ्लो नहीं हो रहा है बाहर, मतलब क्लोज्ड एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, क्लोज्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो क्लोज सिस्टम में वर्क डन के लिए, सबके लिए वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम फर्स्ट लॉ क्या नाम है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने ये फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के थ्रू ये फॉर्मूला आया था। तो ऐसा कब होगा कि डी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाए, जब डी यू की वैल्यू नहीं होगी। तो जो इंटरनल एनर्जी है, मैंने कहा था किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब हम उसके मॉलिक्यूल्स लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल पे चले गए। तो मॉलिक्यूल पे चले गए तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी कोई फ्रिक्शंस होगी, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर ये सब कैटेगरी आता है। ठीक है, तो ये और ये इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर से, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स विल बी हाई व्हेन यू सप्लाई द हीट, तो ड्यू टू दिस वर्क डन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बी हाई। तो वर्क डन हाई हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हाइट हो रहा है, आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ऑफ मॉलिक्यूल तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम डी को जीरो कब करेंगे, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट कर दें, तो हमारा ये टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल। तो 3 आंसर सही है। ठीक है, ओके गाइज, ये हमारा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक अब हम रीजनिंग का स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सीरीज का मैंने लगभग आपको बहुत कुछ बता दिया है, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग अब हम चालू करने जा रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं दिया हूँ, ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर और डी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो कोई भी इसको नॉर्मल गेस करके इसको बता सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग को टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया है। 8 तरीके का, आप 8 टेक्निक में सिखाऊंगा, वही 8 टेक्निक के हेल्प से आप कोडिंग डिकोडिंग के कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को, कैसा भी किसी भी लेवल का हो, वो 8 तरीका आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको। क्लियर है, तो इसको तो आप बड़े आसानी से कर लोगे कि ए बी सी के बाद पी क्यू आर आ रहा है, तो फिर ए बी सी हुआ, उसके बाद डी ई एफ हुआ, तो पी क्यू आर के बाद क्या आएगा, एच टी वी, एस टी यू, ये आंसर हो जाएगा। यस, ये आपका आंसर सही है।
ठीक है, तो ये जो तरीका है, पहला जो टाइप हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। फर्स्ट टाइप जो है कोडिंग डिकोडिंग का, टाइप 1, ठीक है। हम अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप 1 है। इसके अंदर हमारा 4 टाइप का आता है, क्लियर है। एक तो क्या होगा कि लास्ट लेटर रिवर्स, मतलब कोई लास्ट का लेटर होगा उसको रिवर्स कर दिया जाए। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं इसको, ठीक है। मैं इसको अब मिटा दे रहा हूं, एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल PQRST आपको दिया है, PQRTS, तो MNPQR क्या होगा? तो ध्यान से देखोगे तो जो लास्ट का 2 वर्ड है इसको रिवर्स कर दिया गया है, तो लास्ट लेटर रिवर्स हो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा MNPRQ, मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इसमें आता है फर्स्ट 2 लेटर्स, या फर्स्ट के जरूरी नहीं 2, 3 भी कर सकता है, ठीक है। 3 लेटर या फर्स्ट 2 रिवर्स, ठीक है। फर्स्ट 2 रिवर्स, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिख के दिया हो कि RQPST, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखोगे ये तीनों को रिवर्स कर दिया, तो अपन इस तीनों को भी रिवर्स कर देते हैं, PNMQR, तो स्टार्टिंग के डिजिट रिवर्स हो गए। फिर एक आता है इसमें सेंटर वाला जो होता है, ठीक है, सेंटर के जो लेटर होते हैं उनको रिवर्स कर दे, सेंटर के लेटर को रिवर्स कर दे, तो इसी को एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। PQRST को उसने लिखा है PSRQT, ठीक है। तो MNOPR को आप क्या लिखोगे, ठीक है। MNOPR को आप क्या लिखोगे? ध्यान से देखो 3 वाला डिजिट, बीच के 3 डिजिट इंटरचेंज, बाकी स्टार्टिंग का और एंडिंग का सब सेम है, तो इसका भी 3 को अगर उल्टा कर दें तो आंसर हो जाएगा MPONR, ये आपका सही आंसर हो गया। सेंटर लेटर का हो गया, लास्ट का हो गया, सेंटर का हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट का होगा कि अल्फा बेस्ड डायरेक्ट टाइप का, ठीक है। इसका एग्जांपल लेकर समझाता हूं, ठीक है। इसका एग्जांपल ये होगा कि ऐसे लिखता हूं, अम्ब्रेला ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एप्पल इज कॉल्ड ONKC X 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ONKCX, ठीक है। एप्पल का मतलब ये हुआ, तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? ZMPL, इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्ट है, देखो इसको कैसे, देखो इसमें कुछ भी देखो, इन दोनों में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर लो, चाहे 1 को 1 हो गया, ये होगा 16 हो गया, 16 हो गया, L 12 का हो गया, E हो गया 4 नंबर पे, इसको भी कर लो 15, N हमारा है नवंबर 14, C हमारा 3 नंबर पे, X Y Z 1 2 3 4 24। तो आप देखोगे इसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा नंबर में कि क्या सीरीज बन रही है, कैसे बन रहा है, नहीं समझ में आएगा। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो कि x को क्या बोला जा रहा है, e 5 ये भी है, 5 ये भी है, x को e बोल रहा है, तो यहाँ x को क्या बोलेंगे e, n को क्या बोला जा रहा है p, p को क्या बोला जा रहा है n, l को क्या बोला जा रहा है c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? तो यही था, और इसमें मैंने आपको काफ़ी टॉपिक बताया है, टाइम काफ़ी निकल रहा है। जनरल नॉलेज क्वेश्चन आज के लिए आपको एक ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, कि जो 370 है, 370 है और 35A जो आर्टिकल था, इसको सबसे पहले मतलब फर्स्टली कहाँ पे लाया गया था, ठीक है। 370 और 35A का जो मुद्दा था, सबसे पहले कहाँ लाया गया था और किस तारीख को लाया गया था, और कौन लाया था, ये 3 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आप कहोगे इसका आंसर कौन लाया था, तो उसका नाम आएगा अमित शाह, ठीक है। कब लाया गया था? 5 अगस्त, ठीक है। कहाँ लाया गया था सबसे पहले? राज्यसभा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकता है, आप ये 3 आंसर दे सकते हो। करंट अफेयर क्वेश्चन है, क्लियर है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना, ताकि मैं देखूं कि भाई कुछ रिप्लाई आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो, आप देख रहे हो तो मुझे लगेगा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए डेली रोज। और आपको नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं इस टॉपिक को बंद कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा दिन तक इसको नहीं चलाऊंगा, खत्म कर दूंगा इस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा, तो पसंद आ रहा तो लाइक करें प्लीज़, और कमेंट करें कि ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। थैंक यू।